बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। एक नई उमंग, नए जोश और एक नए जज्बे के साथ आपकी मेज़बान माहम जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आपकी सुबह का आगाज़ खैर आफियत से हो चुका होगा और सूरज की जो पहली किरण है उसने आपके लिए कामयाबियों की नवीद भी सुना दी होगी, दरवाजे भी खुल चुके होंगे। मेरे साथ मौजूद है उज़ैर मलिक और सुबह बखैर नाज़रीन। और बिल्कुल हमें आपकी खैर खैरियत जो है वो हमेशा मतलूब रहती है, उसकी फ़िक्र भी रहती है। तो जनाब शो के हवाले से आपको बता दें, आज सुनो पाकिस्तान में आपकी हम मुलाकात करवाएंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया में तारीख रकम करने वाले एक जीनियस पाकिस्तानी नौजवान से, जिसने ये साबित किया कि टैलेंट की तो कोई सरहद ही नहीं होती। वहीं पर अमरीकी थिंक टैंक की एक हालिया रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, जिसके मुताबिक 2026 आलमी अमन के लिए एक मुश्किल साल साबित हो सकता है। कि अब वाकई दुनिया तीसरी जंग अजीम की जानिब बढ़ रही है, इस पर तफसीली बात करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब सर्दियों की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो सेहत के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। तो आज डॉक्टर से भी बात करेंगे कि जनाब सर्दियों में कौन कौन से मसाइल होते हैं, इनका फौरी हल क्या जी। और इसके अलावा आज हम एक ऐसे यूँ कह लें कि एक दुखती रग पर हाथ रखेंगे जो हमारे मुआशरे का अलमिया बनता जा रहा है। आखिर हमारी शादियाँ इतनी तेज़ी से क्यों टूट रही हैं और बर्दाश्त क्यों ख़त्म होता जा रहा है? या तो वाक़यात बढ़ रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं कि जो जोड़े अगर गलती से शादी कर भी लेते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। आई हैव नो आइडिया कि वो क्यों हो रहा है, वैसे किसी को भी आइडिया नहीं। तो आज ख़ास तौर पर प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और अब बाकायदा तौर पर मेरे ख्याल से प्रोग्राम का आगाज़ भी कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो तेज़ी से जी तबाही की तरफ बढ़ रही है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचा दी है। रिपोर्ट सेंटर फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ने तैयार की है और तनाज़ात को शिद्दत और असरात के मुताबिक दर्जा बंदी दी गई है। रिपोर्ट कहती है कि 2026 वो साल हो सकता है जहां दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा अदम इस्तेहकाम देखा जाएगा और सिर्फ यूक्रेन या गज़ा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मुसल्लह तसादुम के साए मंडला रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें वाकई अमन चाहती हैं या फिर डिफेंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए इन जंगों में ईंधन डाला जा रहा है। बिल्कुल माहम, आपने सही निशानदेही की है। और परेशान कुन बात तो ये कि इस रिपोर्ट में सिर्फ सरहदों की बात नहीं है बल्कि इंसानी अलमियों का भी जिक्र है। अफ्रीका से मशरिक़ वस्ता तक भूख और तशद्दुद के साए गहरे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम अक्सर जंगों की वीडियोस देखकर गुजर जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, तसव्वुर किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त पॉलिसी और अमन के इदारों की फंडिंग में कभी हमें किस मोड़ पर ले आई है? पाकिस्तान के हवाले से भी रिपोर्ट में खतरात बताए गए हैं, ख़ास तौर पर पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के साथ साथ कश्मीर की सूरत हाल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुसल्लह तसादुम का इम्कान है। तो क्या आने वाला साल भी जंगों की खबरें सुनते हुए ही गुजरेगा? इस पर बात कर लेते हैं। तजियाकार यासिर रशीद ने हमें जो है यासिर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खतरा दूसरी जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। क्या वाकई दुनिया एक नए आलमी तसादुम के दहाने पर खड़ी है? और अगर 2026 में बैक वक्त एक से ज़्यादा महाज गर्म हो जाएं तो क्या आलमी निज़ाम कंट्रोल में रह पाएगा? उज़ैर और माहम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके दो सवाल हैं। एक ये कि दूसरी जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन सतह पे ख़तरात हैं, तो क्या एक आलमी तसादुम हो सकता है? और दूसरा ये कि 2026 में बैक वक्त एक से ज़्यादा महाज अगर खुलते हैं तो फिर आलमी निज़ाम कंट्रोल में रहेगा या नहीं? देखें, इस वक्त दुनिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो किसी एक सुपर पावर की जारहियत से नहीं है, बल्कि ये इज्तमाई तौर पे थकन से है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो उसके बाद जो आलमी निज़ाम तरतीब पाया था, ये नई दुनिया जो बनी थी वो इस मफरूज़े के ऊपर बनी थी कि बड़ी ताकतें अब कम अज़ कम कुछ रेड लाइंस को तस्लीम कर लेंगी। आज वो जो रेड लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं पर धुंधला रही हैं। अमेरिका जो है वो यूक्रेन, इसराइल और बहरुल काहिल में बैक वक्त मसरूफ़ है। यूरोप को अगर आप देखें तो वो अंदरूनी मुआशी दबाव का शिकार है, सियासी तकसीम का शिकार है। रूस जो है वो पाबंदियों के बावजूद जंग जारी रखे हुए है। और चीन को अगर आप देखें तो वो खामोशी से अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। अगर 2026 में 2 या 3 महाज एक साथ शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, यानी रशिया का नेटो के साथ हो जाता है, इजराइल ईरान वॉर स्टार्ट हो जाती है, या वेनेजुएला वाला जो फ्रंट है वो ओपन हो जाता है, तो आलमी निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर टूटेगा नहीं।
लेकिन फैसला साजी जो है ये सुस्त हो जाएगी, रिएक्शन कमजोर हो जाएगा, गलतियों का इम्कान ज्यादा हो जाएगा। असल खतरा ये नहीं है कि कोई बहरान जो है ये खुद जंग बन जाएगा, जंग नहीं बनेगा, लेकिन ये बहरान दूसरे बहरान को मजीद भड़का देगा। तो ये हो सकता है कि 2-3 फ्रंट खुलने से मंजरनामा किसी के इख्तियार में ना रहे। सही, तो एक बहरान जो है वो दूसरे बहरान को हवा देगा। अच्छा यासिर, रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में कशीदगी को पाक भारत मुसल्लह तसादुम की बुनियादी वजह करार दिया है। क्या मौजूदा हालात में दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी सिर्फ सरहद तक महदूद रहेगी या किसी बड़े इलाकाई बहरान में बदल सकती है? अफगान पाक सरहदी झड़पों के साथ मिलकर ये दो महाजी जंग जो है वो हम देखें कि जंग वाली सूरत हाल हो सकती है। कश्मीर को अगर आप देखें तो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर की इसके अंदर बात नहीं की, उन्होंने बात की है मकबूजा जम्मू कश्मीर की। कश्मीर इस खित्ते में वाहिद तनाज़ा है जिसमें नज़रिया भी है, शनाख्त भी है, फौजी ताकत भी है और एटमी सलाहियत सब एक जगह जमा। यानी दोनों ममालिक जो इसके ऊपर हक़ खुदरादियत रखते हैं या हक़ दावा रखते हैं, दोनों एटमी ममालिक हैं। भारत की हालिया पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली है। पहले वो कश्मीर को मुतनाज़े मगर कंट्रोलेबल मसला समझता था, अब वो उसे अंदरूनी मामला करार दे के ताकत के जोर पे खामोश करवाना चाहता है। ये सोच बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर हवाला दिया गया है कि माजी जैसा कुछ हो सकता है, यानी पहलगाम, बालाकोट, इस जैसे वाकयात जो हैं उसको फिर हवा दी जा सकती है। पाकिस्तान और भारत शायद रिवायती जंग से बच जाएं मगर महदूद फौजी कार्रवाई हो सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फिर से दावे हो सकते हैं या किसी बड़े दहशतगर्द हमले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल हो सकता है जो एक बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। तारीख ये बताती है कि जो पाक भारत तसादुम रहा है ये अक्सर मंसूबाबंदी से नहीं हुआ बल्कि ये हादसों से फूटने वाला नतीजा था। हादसे के इम्कानात बहुत ज्यादा है और उसमें किरदार भारत का हो सकता है। रिपोर्ट के अंदर खदशात बहुत बजा लिखे गए। अच्छा, अब आपका मामला है अफगान पाक सरहद के हवाले से। यहाँ पे एक पोशीदा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अफगानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है ये सिर्फ सरहदी मसला नहीं है बल्कि एक सिक्योरिटी चेन रिएक्शन है। अगर मगरबी सरहद पे मुसलसल दबाव रहेगा, दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ेंगे और उसी वक्त मशरकी सरहद पे कशीदगी हो तो पाकिस्तान को अस्करी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मुश्किल का सामना होगा। दुश्मन को ये मालूम होता है कि मुकम्मल जंग जरूरी नहीं है, रियासत को अंदर से मसरूफ रखना ज्यादा मौसर होता है। यही वजह है कि इसे क्लासिकल दो महाजी जंग नहीं बल्कि मुस्तकिल दबाव की जंग कहा जा सकता है। अब अंदरूनी तौर के ऊपर जितने वो खलफशार का शिकार हो चुके हैं, तालिबान जो है उनके ऊपर उनके मुख्तलिफ धड़े तकिया नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं पे वो अंदरूनी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए ये जंग जारी रखेंगे। लेकिन ये मुस्तकिल जंग नहीं हो सकती क्योंकि अफगानिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और अफगानिस्तान को बखूबी इसका इल्म है। हाँ, तसादुम मजीद बढ़ सकता है और हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो बंद रह सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत को हो सकता है और वस्ती एशियाई ममालिक को हो सकता है। बिल्कुल, भारत और वस्ती एशिया को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा यासिर, गज़ा, इसराइल, फ़लस्तीन और ईरान इसराइल तनाज़ात को सबसे ख़तरनाक करार दिया गया है। क्या गज़ा की मौजूदा तबाही मुस्तक़बिल में एक वसीतर मशरिक़ वस्ता जंग की बुनियाद बन सकती है और इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड की खुद मुख्तारी तस्लीम करने को आप किस नज़र से देख रहे हैं? का जो मामला है गजा में जो हो रहा है वो सिर्फ अस्करी कार्रवाई नहीं है, ये पूरे खित्ते के सियासी तवाज़ुन को तब्दील कर देने वाली स्ट्रेटजी थी इसराइल की। अरब दुनिया में वो हुकूमतें जो इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पे ला रही थी, अब वो आप देखें कि शदीद अवामी दबाव में है। मिडल ईस्ट के आप जितने कंट्रीज़ देख लें, वो पहले लगता था कि ये आज के आज ही अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। ईरान इस सूरत हाल को अब अपने हक में बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इसराइल ये समझता है कि ताकत के जरिए मज़ाहमत को ख़त्म किया जा सकता है और यही गलत फहमी सबसे बड़ा ख़तरा है। तारीख ये बताती है कि जब किसी कौम को मुकम्मल तौर पे आप दीवार से लगा दें तो रद्द-ए-अमल फिर इलाका ही नहीं रहता। अगर गजा जंग ने लबनान या ईरान को बराह रास्त मुलव्वस किया तो ये पूरा मशरक़ वस्ता अपनी लपेट में ले सकती है और इम्कानात हैं। इसराइल को अब भी ये लगता है कि ईरान जो है ये अपनी जौहरी तवानाई को मज़ीद फ़रोग़ दे रहा है। ईरान जो है ये आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद मिज़ल बनाएगा और उनकी एक रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई है। खदशात हैं और ये उसके अंदर बयान किए गए। सही, खदशात तो मौजूद है। अच्छा यासिर, रूस यूक्रेन जंग का आने वाले साल में क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं आप? क्या ये नेटो और रूस के बराह रास्त तसादुम के इम्कानात कम हो रहे हैं या मजीद बढ़ रहे हैं? ये जो इकदाम है ये बज़ाहिर अफ्रीका का मामला लगता है, मगर इसका ताल्लुक अगर आप देखें तो ये मिडल ईस्ट और आलमी बहरी रास्तों से भी है। इजराइल जो है ये बहेरा अहमर और उसके साथ बाबुल मंदब
और अफ्रीकी साहिल के ऊपर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि वो ईरान के असर और रसूख को वहाँ पे कम करना चाहता है। लेकिन ऐसे स्टेप्स जो हैं ये अफ्रीका में नई तकसीम पैदा करते हैं, जो आपको नज़र आएगा कि आने वाले बरसों में खाना जंगियाँ मज़ीद होंगी, वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स मज़ीद हो जाएंगी और ये मुख्तसर फ़ायदा है। लेकिन अगर इसे बड़े एस्पेक्ट के अंदर देखें तो ये बहुत देर पा अदम इस्तेहकाम का नुस्खा है और ये इजराइल को लेने के देने पर। बिल्कुल। अच्छा यासिर साहब, वेनेजुएला, ईरान और मशरिक़ वस्ता में मुमकिन जंगों की सूरत में तेल और गैस की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशतें इस बोझ को बर्दाश्त भी कर पाएंगी? रूस यूक्रेन जंग का जो मामला है ये बहुत पेचीदा है। ये जंग जो है ये अब फौजी हिकमत अमली से ज़्यादा आसाबी और मुआशी जंग बन चुकी है। रूस ये समझता है कि वक्त उसके हक में, जबकि मगरिब जो है वो यूक्रेन की मदद करते करते थक रहा है। अगर आप इसमें देखें, नेटो और रूस दोनों बराह रास्त तसादुम से बचना चाहते हैं। आप नेटो के अगर साबिक सरबराहों के बयानात उठा के देखें, वो कहते हैं जी हमें लगता है कि मगरिब जो है इसकी लपेट में आएगा, यूरोप तक ये जंग आएगी और हमारी नस्लें जो है वो जंग लड़ते लड़ते मर जाएंगी। मगर जो हथियार जदीद हो रहे हैं ना, गलती का इम्कान बढ़ता चला जा रहा है और एक हादसा या एक मिसाइल या एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो हालात को बदल सकती है और यही वजह है कि जंग खत्म ना होने के बावजूद भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अगर आप उनके जनरल्स को टारगेट करेंगे, पार्किंग एरिया के अंदर गाड़ी खड़ी है और वहां पे रूसी जनरल टारगेट हो जाता है, तो फिर यूक्रेन का इरादा तो है कि वो अपने जो इलाके हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो ये दिखाई देती। अच्छा, तो रिपोर्ट में ट्रंप इंतजामिया की सख्त पॉलिसीज पर तनकीद की गई और अमेरिका के अंदर सियासी तशद्दुद में इजाफे को भी बड़ा ख़तरा कहा गया है। तो क्या अमेरिका की दाखिली तकसीम इसकी आलमी क़यादत की जो सलाहियत है उसको मफलूज कर रही है, या क्या हम देख सकते हैं कि 2026 की जो सुपर पावर है वो चीन हो? जो दाखिली तकसीम है क्या आलमी क़यादत को मफलूज कर सकती है? आपका सवाल अच्छा है। अमेरिका जो है वो आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो आज अंदर सबसे ज्यादा मुनक़सिम भी है। तकसीम उसी के अंदर नजर आती है, सियासी तशद्दुद नजर आता है, इदारों पे अदम एतमाद है, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना कर रहे हो, इलेक्शन के तनाज़ात हैं। तो ये अंदरूनी तौर पे तवज्जो मुड़ी हुई है लोगों की, लोग बैरूनी महाज पे नजर ही नहीं रखना चाहते। चीन इसका खामोशी से फायदा उठा रहा है, मगर वो भी फौरी तौर पे आलमी पुलिसमैन का किरदार अदा नहीं करना चाहता, खिते का चौधरी नहीं बनना चाहता। दुनिया 2026 में एक सुपर पावर की बजाय कई ताकतों के दरमियान बटी हुई नजर आएगी और एक डिप्लोमेट की रिपोर्ट थी कि ये दरमियानी ताकतों के उरूज का जमाना है, तो 2026 उसी उरूज का एक मंजरनामा। बिल्कुल, दरमियानी कुव्वतों के उरूज का ये ज़माना है। लेकिन यासिर, हम कोशिश यही करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं, दुआ भी यही करते हैं कि 2026 जो है वो अमन का साल हो और पाकिस्तान तो वैसे ही अमन का अलमबरदार है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बिल्कुल ये जो सूरत हाल है, ये जो रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल आपको चौंका देने वाली। अब जब रिपोर्ट आई है तो एक रिपोर्ट कार्ड का भी जिक्र कर लेते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने जी 2025 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया है। वो किसी मौजे से कम नहीं है नाजरीन। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2025 की बात हो रही है जी, मुकाबले में जराइम में 37% कमी आई है, जबकि संगीन जराइम का ग्राफ जो है 69% तक नीचे गिरा है और 23,000 से ज़ायद मुल्ज़िमान को सलाखों के पीछे धकेला गया और शहरियों का जो लूटा हुआ 2 अरब रुपए का माली जो सामान है वो बरामद करके उनके हवाले किया गया है। ख़ास तौर पर कब्ज़ा माफिया और असलहा से पाक इस्लामाबाद मुहिम के तहत जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत को एक महफूज पनाहगाह बना दिया। और इस रिपोर्ट का सबसे अहम पहलू नशा अब नहीं मुहिम है। पुलिस ने ना सिर्फ 1800 मनशियात फरोशों को पकड़ा, बल्कि उन 29 अनासर को भी बेनकाब किया जो हमारे तालीमी इदारों में मौत बांट रहे हैं। इसके अलावा 578 गैंग्स का खात्मा करके सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बरामद करना बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जबकि 4000 से ज़ायद इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि इस्लामाबाद में मुजरिमों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ज़बरदस्त जी। अब तो देखें कितने अच्छे, अगर कहीं खदशे बताए जा रहे हैं, ख़तरात बताए जा रहे हैं, तो अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और पुलिस अच्छा काम कर रही है, एतमाद बहाल हो रहा है। सिर्फ पुलिस अच्छा काम कर रही है नहीं, और भी बड़े अच्छे लोग हैं। अरशद नदीम को कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान के गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने दुबई में होने वाली पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में ग्लोबल ब्रेक थ्रू एथलीट ऑफ द
ईयर का अवार्ड जीतकर एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल अवार्ड वसूल करते हुए अरशद नदीम की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और पूरी दुनिया इस पाकिस्तानी हीरो को जी सलाम पेश कर रही है। और वो लम्हा कितना यादगार था जब दुबई के हुक्मरान के साहबजादे शेख मंसूर बिन मोहम्मद ने खुद अरशद नदीम को ये अवार्ड पेश किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने भी इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एहसास करार दिया है और ये अवार्ड साबित करता है, सबक देता है कि अगर आप में अज़्म और जुनून हो तो मियाँ चन्नू के मैदानों से निकलकर आप दुबई के शाही ऐवानों तक भी पहुँच सकते हैं। और अरशद नदीम के बारे में तो हम यही कहेंगे कि आप जनाब वाकई पाकिस्तान का वो फ़ख्र हैं जिस पर हम जितना भी नाज करें वो कम है। और इसी तरह जनाब आप फतूहात समेटते रहें और जो नेजा है जिस रिकॉर्ड तक आपने फेंके आप उस लाइन से भी आगे थ्रो करते रहें और पाकिस्तान के लिए जनाब यूं ही मेडल्स आप हासिल करते रहें। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। गला हो या सांस की नाली हो, जब वहाँ बार बार रेशा, केरा या बलगम जमा होने लगे तो ये सिर्फ एक मौसमी तकलीफ नहीं रहती बल्कि एक मुस्तकिल मसला बन जाता है और अक्सर अफराद को गले में कुछ हम देखते हैं कि अटका रहने का एहसास होता है, बार बार गला साफ करने की आदत होती है सीने में बोझलपन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना रहता है और ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में और ख़ास तौर पर आज मैं इस हालत में प्रोग्राम भी कर रही हूँ। बस ये सेगमेंट फिर आपके लिए ही है और आप जैसे जितने भी लोग इससे लड़ रहे हैं इस वक्त। तो जनाब आज हम बात करेंगे केरा, बलगम और सांस की बंदिश के इस पूरे मसले के हवाले से कि इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या होती हैं और इसका कुदरती महफूज और देर पा इलाज किस तरह जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा। नईमा आपा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले तो देख लें मसाइल क्या है और फिर आप हमें बता भी दें, पहले वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता किस तरह से है और ये कीड़ा ये क्यों गिरता रहता है, फिर हम इलाज की भी बात करते हैं। ये मौसम की खराबी, मौसम की वजह से हम जैसे जिस नज़ला, खांसी, जुकाम और इस मौसम में आके केरा गिरता रहता है, अंदरूनी एक रतूबत होती है ये, ठीक है। वैसे तो जिस्म की हिफाजत के लिए कि हिफाजती अल्लाह ताला ने एक इकदाम रखा हुआ है ये, लेकिन इसका जो ज्यादा होना वो मौसम की खराबी की वजह से, अचानक से गर्मी से निकल के आपने ठंडा पानी पी लेना, फिर ये सबब बनता है सर के दर्द की। और सर का जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा दर्द होता है, ऐसे ही है ना। और बंदा महफिल में ना कहीं बात कर सकता है, गला अटकता रहता है हर वक्त। सर के दर्द का बाइस बनता है केरा अगर जम जाए तो शदीद सर के दर्द का बाइस बनता है। असल में केरा जो मैंने शुरू में बोला ना हिफाजती इकदाम के लिए है, वो ये है कि जितनी हवा में एक तो नमी को बरकरार रखता है, दूसरा ये है कि एक लाजमी जुज्व है ये हमारा, अगर ये ना हो नमी अंदर तो फिर ये कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाए। तो दूसरी सूरत ये, इसके एक और ये होता है कि छींकों के जरिए सम टाइम जब हमारे अंदर ये गर्दो गुबार ज्यादा जमा हो जाता है छींकों की उसे या नोज, रनिंग नोज की उसकी वजह से ये है कि जिस्म के अंदर जो फाजिल चीजें जमा होती हैं उनको खारिज करता है, इसलिए इसको हिफाजती इकदाम के तौर पर या हिफाजती आप ये कहें कि अहम जुज्व के तौर पर जाना जाता है। ये सर का दर्द का बाइस जो है वो क्यों बनता है कि जब रतूबत गाढ़ी हो जाए, ठीक है, निकल ना सके और फिर वो प्रेशर आता है साइनस की जो हमारी नालियां है ना, जो नाक की हमारी नालियां, उसके ऊपर प्रेशर आता है। वो प्रेशर जब आता है तो फिर वो सर के दर्द का बाइस बनता है और सर के दर्द का ऐसा बाइस बनता है कि बंदा कहता है मैं सर ना उठाऊं, बस सर ना उठाऊं, सर भारी, हर वक्त सर भारी रहता है। तो इससे बचना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये चाहें कि जिस तरह मैं तो हर आपके प्लेटफॉर्म पे हर एक जगह पे मैंने बोला था कि अक्टूबर के आखिरी महीने से और नवंबर के पहले महीने से एक चीज का इस्तेमाल शुरू कर दे, वो है आंबा हल्दी। बार बार मैं बता के गई थी, एक चुटकी आंबा हल्दी जो है ना वो आप रात को कहवे में, पानी में, जो भी आप लेते, दूध में गोल्डन मिल्क बना लें उसका, ठीक है ना, वो लेना शुरू कर दें तो ये है कि इंशाल्लाह आपको पूरी सर्दी आप इससे बचे रहेंगे। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आंबा हल्दी है ना वो आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा एंटीबायोटिक माना जाता है, सबसे बड़ा, हाँ जी, सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो वो आंबा हल्दी है। आपकी ये है कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है। दरअसल इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, सोजिश आ जाती है जिसकी वजह से गड़बड़ होती है, कोई भी सिस्टम हमारा जब स्मूथ नहीं रहता तो फिर ही गड़बड़ होती है। तो ये स्वेलिंग हो जाती है, छींकें आती हैं, मौसम एकदम से जब हम ठंडी गर्म जगह से निकलते ठंडी जगह पे या ठंडा पानी पी लेते हैं अचानक से, या आप सर्दी में बैठे गर्म पानी पी लेते हैं, गर्मियों में भी होता है, ये जरूरी नहीं कि सर्दियों में ही होता है। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए ना एंटीबायोटिक, ताकि आपको महंगी एंटीबायोटिक लेनी ना पड़े, कि सिर्फ आप ना एक चुटकी
अम्बा हल्दी इस्तेमाल करते अच्छा रहें। आपा, ये तो हो गया ना कि मौसमी तब्दीली की वजह से मौसमी होता तब्दीली, है हाँ। फॉर टाइम बीइंग, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये मुसलसल रहता है और वो हाँ, बहुत उनके लिए परेशान इलाज है, जी। उनके लिए एक बहुत ही सस्ता, आसान और सेहतमंद इलाज है। ठीक है, ये अक्सर लोगों में मैंने देखा। अब तो मेरे पास खैर बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आती हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जिस तरह जिनका ये मसला है, उनको मैंने बहुत ही सादा आसान तरीन नुस्खा बताया, जी। वो मैं आपके शो पे भी लेके आई हूँ। उसमें ये है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये है चने, भुने हुए ठीक चने। है। ये इसलिए मैं कम छिलका उतार के लेके आई ताकि सब देख लें इसको। सही। ठीक है, ये चने हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत छिलका लगा भी हुआ है। ठीक। तो आपने ये ले लिए लेट से 1 पाव। ठीक है। एक पाव ही आपने फिर ले लेनी है ये धागे वाली जो मिश्री होती है ना, इसमें धागा लगा होता है। ठीक है, ये वाली मिश्री जो है, ये देखें, ये वाली मिश्री। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। ठीक है। 1 पाव आपने चने ले लिए हैं, ठीक है। 1 पाव आपने धागे वाली मिश्री ले ली, या आप हस्बे जरूरत मीठा, लेकिन ये तर होती है इसलिए कहते हैं कि बराबर मिकदार में लेनी सही। चाहिए। अच्छा। ठीक है, ये खुश्की कर देता है। ठीक है। जो बार बार आपको देखा जब हवा जाती नाक में, नाक के अंदर, तो ऐसे लगता है बिल्कुल खुश्क हो गया, पूरी खुश्क हो गया, नाली ऐसे, खुश्क हो जी। गई है। तो ये एक कंप्लीट फार्मूला है, एक पूरा टोटका मैं आपको दे रही हूँ। 1 पाव ये चने लेने जिनके ऊपर 50% से भी कम, थोड़ा 30% के ऊपर छिलका लगा हो, ठीक है। और 1 पाव आपने धागे वाली मिश्री लेनी है, और साथ में आपने ये काली मिर्चें हैं। काली मिर्चें जो हैं आपने तकरीबन, अगर 1-1 पाव आपने ये लिए हैं तो साथ में 1 पाव आपने कोई भी ड्राई फ्रूट में या तो आपका पिस्ता हो सकता है, ठीक है। या आप काजू ले सकते हैं, या आप बादाम ले सकते हैं, जो कि इजीली ठीक। अवेलेबल सही। है। 3 पाव चीजें होगी। 3 पाव के बाद आपने 1 छटाक इसके अंदर ये काली मिर्चें हैं। काली ठीक है, काली मिर्चें 1 छटाक काली मिर्चें आपने डाल के ये एक पाउडर फॉर्म में बना के रख लेना। सही। ठीक हो गया, पाउडर फॉर्म में आपने बना के रख लेना। ये हमारे ही फैमिली में बहुत बनता है, बहुत, इसलिए हमने बहुत लोगों को बताया। तो आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है, और साथ में आपने ये करना है कि सुबह शाम ठीक है। 1-1 चम्मच 1 चम्मच सुबह शाम। और हाँ, इसका ये होता है, अक्सर ये क्या होता है, क्योंकि बिल्कुल पाउडर बन चुका होता है, जैसे आप मुंह में लेंगे तो वो फौरन से आपके हलक में ही चिपकेगा, या आप ये कहें कि उड़ेगा रेत की तरह। जी, तो ऐसे। उसके रेत को खत्म करने के लिए आपने जैसे बाउल में एक में पीस के सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, तो उसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच देसी घी डाल के पूरे को हाथ के साथ मिक्स कर लें। अच्छा। मिक्स करके, हाँ जी, उसको डब्बा बना के रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। कोई सही। दूध, चाय, पानी लेने की साथ में बिल्कुल जरूरत जरूरत नहीं, नहीं है। सही। हाँ, चाहे अगर बहुत सीवियरनेस है तो आप गोल्डन मिल्क ले सकते हैं साथ ठीक में। ठीक है। गोल्डन मिल्क ले लें, वो भी नाइट में। तो मैं कहती हूँ कि आप ये देखेंगे कि जिसका इलाज बड़ी बड़ी दवाइयों ने नहीं किया, वो ये जो कहते हैं ना कि नेचर की तरफ आ जाओ, मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है। इन नेचुरल चीजों में इन चीजों का इलाज है। ये फिर जो गले का रेशा है, नाक बंद रहना है, बलगम है, और बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसके लिए कोई लगता है इलाज आपने रुमाल के अंदर छुपाया हुआ, मुझे ये कोई आज आप सीक्रेट है जो कि आगे चल के रिवील करेंगी आप? मैं रिवील करूंगी बिल्कुल। सर के दर्द को आज मैंने फोकस किया और अच्छा। अनोखा इलाज लेके आई हूँ। और इलाज जो है वो, अच्छा, जब इसको अब हम इसको रिवील करते हैं, ये चीज आपा ने क्या सर ही है, ठीक बनाया है? है पूरा पूरा ब्रेन। सर बनाया। ये देखें, ये इसके अंदर मैं लपेट के लेके आई थी। अच्छा। दरअसल ये है कि हम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, जो हर दवाई से हमें बचाता है। और आज यकीन मानो टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यही, क्योंकि इस मौसम में लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, और ये मुफ्त का इलाज देके जा रही हूँ। अच्छा। इसमें अच्छा। फिर आपके कोई 4 आने लगेंगे, इसमें 1 आना भी नहीं लगना है। अच्छा। ठीक है, ये है रोटी। सही। ठीक। रोटी पे जरा आप फोकस कर लेना, ठीक है। ये रोटी देखिए किस टाइप की है। अच्छा जी, ये मैं आते बड़ी थे बना thick के लेके रोटी आई। है। हाँ, हाथ लगा के देखो, गरम है रोटी, फील करके देखो। हाँ ठीक जी, है ना? गर्म है, बिल्कुल ये ठीक है। स्पेशल मैं लेके आई रोटी। देखिए, एक साइड से आपको नजर आएगी ये रोटी है पक्की हुई, ठीक हो गई। ठीक है। आपने एक साइड तवे पे डाल दिया, अभी भी इसमें स्टीम निकली। दूसरी साइड देखिए, ये है कच्ची। ठीक है। जिसके सर में जुकाम की वजह से दर्द है और वो दर्द जा ही नहीं रहा अच्छा। है, चाहे उसको शर्टिका की पेन है, ठीक हो गया। आपने करना ये है कि एक साइड की पक्की हुई रोटी, इसमें मैंने लिया है जितना आटा, मोटी रोटी बनानी, ठीक है, ठीक है। और उसमें तकरीबन जितना आपका आटा है उसमें उतना आपने नमक डालना नमक है, डालना, ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, ये मोटी सी एक रोटी बनाई है, एक साइड से बिल्कुल कच्ची है। ठीक है। इसको आप, जिस तरह मैंने दुपट्टा पहना हुआ है, ठीक है, कोई भी स्टॉलर लेके, आपने ये करना है कि अपने सर के ऊपर रखना है। अच्छा। ये रोटी का साइज थोड़ा सा और बड़ा हो कि आपका सर इधर तक कवर हो जाए, कवर ठीक हो है। जाए, सही इधर है। तक सर को कवर करके पूरी रोटी के साथ, ठीक। और ऊपर स्टॉलर ले लें। ठीक है। सिर्फ 3 दिन कर लें, जो मर्जी आप इसका कहते हैं कंपटीशन कर लें महंगे इलाज से, और सिर्फ अच्छा, एक इस वाह, रोटी वाह, से वाह।
इंशाल्लाह रोटी जीतेगी। और आपके सर के दर्द का वो इलाज है ये कि जो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने बताया, क्योंकि हमारा ये खानदानी, क्योंकि हमारी अम्मी के ये नज़ले का जो दर्द होता है ना, ये हमारे अक्सर लोगों के होता है। तो उधर ये देखा गया, ये प्रैक्टिस ये देखी गई। आते आते ये मैं बना के लेके आई, इसलिए कि मैं आज आप लोगों को ये दिखा सकूं। इसके अंदर ऐसी आपका क्या प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सर का दर्द जो है, जो बड़ा मुश्किल होता है, लोग इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, नहीं जा रहा होता। अगर वो मेडिसिन लेट से आप देखें ना, एक तो लेते हैं स्टीम, ठीक है, एक करते हैं गरारे। उसकी निस्बत अगर आप दवाई लेते, दवाई देर से आराम करेगी, स्टीम और जो गरारे हैं वो हमारी नालियों को खोल देते हैं ज्यादा जल्दी। इसके अंदर कुदरती जो वीट की जो प्रॉपर्टीज है, जो इसके अंदर प्रोटीन है, जो इसके अंदर इसकी तमाम तरगिजाइत, फिर नमक जो है वो टकोर करता है। अच्छा। ये जो टोटके होते हैं ना उजैर भाई, इसके अंदर ये है कि ये पहली डोज होती है, ठीक है। और जो तबीब जो है वो सबसे बड़ा आपके अंदर बैठा है, वो आपकी तबीयत है। जब आपकी तबीयत बेहतर होती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो टोटके होते हैं उनका 99%, क्योंकि इसे कुछ गर्म करके रखना है या वैसे ही आप इसे रख सकते हैं? नहीं नहीं, वैसे नहीं रखना। मैंने यही चूल्हे से ना उतार के कि आपने देखे ना, एक साइड की रोटी आपने पका ली है, ठीक हो गया, दूसरी साइड की रोटी कच्ची, ये 3 दिन आपने ताजा करनी है, ठीक है। हाँ, सुबह भी कर ले, शाम भी कर ले, कोई नहीं, एक एक पेड़ा ही जाएगा ना, ठीक है ना। बाकी परिंदों को डाल दें आप, ये एक बेहतरीन इलाज हो गया। ये इसलिए आज मैं स्पेशल लेके आई थी। गोल रोटी बन जाएगी आपसे? हाँ, रोटी गोल बन गोल रोटी मैं बना लूंगी, रोटी गोल बन जाए। आपने रोटी बनानी है, इस तरह बना के ये रोटी होगी, वो डिबिया रहेगी एक वाइट ढक्कन वाली, ये डिबिया भी, ये आज सारा नज़ले की वजह से जो सर का दर्द है, ये उसका इलाज लेके आई। जबरदस्त। नज़ले की वजह से जो सर का दर्द होता है ना, बहुत होता है। और ये मैं अगर आपको कहूँ कि कोई 300-400 साल पुराना नुस्खा है तो ये गलत नहीं होगा, इससे भी पुराना होगा, कोई 500 साल आप लगा लें। क्योंकि हमारे लकड़ नाना भी जब से कहते हैं, उस वक्त भी हमने यही सुना है, यानी जबानी हमारी, जैसे हमारे बच्चे सुन रहे कि ये 400-500 साल पुराना, पता नहीं कितने साल पुराना नुस्खा, ये है साबित इसबगोल। ठीक है, आपने ये करना है, जिस तरह रॉ मिल्क आता है ना हमारे पास, कच्चा दूध आता है, कच्चा दूध आपका हो तकरीबन 1.5 पाव, उसके अंदर आपने चाय वाली 1 चम्मच उसके अंदर फौरन से ये साबित इसबगोल डाल के रख देना, कोई 4-5-6 घंटे पड़ा रहे, ठीक है, फ्रिज में रख दें। आजकल के मौसम में तो वैसे खराब नहीं होगा। आपने असर के टाइम लेट से, जैसे दूध ताजा निकला, नानी माँ तो ऐसे ही करती, ताजा दूध निकला, उसमें इसबगोल डाल के रख दिया। रात को जब सोती थी ना, 1 चम्मच देसी घी, उसके अंदर आप चाहें तो 1 इलायची या 1 लौंग कोई डाल लें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ डालें उस देसी घी के अंदर, ऊपर से मिक्स करके ना ये वाला इसबगोल का दूध डाल दें, ये पक के खीर बन जाएगी आपकी, बिल्कुल जेल इसके अंदर से निकलेगी। रात को आखिरी डोज आपने ये खीर पी लेनी है, ठीक है, बस सो जाए। इंशाल्लाह जो सर का दर्द है, नज़ले की वजह से आपकी हड्डियों में दर्द है, खुदा ना खास्ता आपके गले में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। और सर्दी ना, अब जिस तरह सर्दी है, जिसको अवेलेबल है ताजा दूध, ठीक है, वो इसको मतवातर करे। कुछ लोगों को तो ये ताजा दूध, खालिस दूध रास नहीं आता, एक तो नायाब तो है ही मिलना, फिर उसके अलावा मैदे को सूट नहीं करता। डबल ये मसला होता है कि कोई चीज ऐड करने की जरूरत है इसके अंदर। इलायची ऐड कर लें, सौंफ ऐड कर लें, उसको जरा सा लाइट करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आपके पास जो भी दूध है, इसबगोल तो खालिस होगा ना, आप ये इनटेक, और देसी घी तो खालिस होगा ना, ये चीज स्टार्ट कर दे। इंशाल्लाह ये जो नजला, जुकाम, सर का दर्द, सर का भारी होना, ये चीजें दर्द करना, इनसे आपकी जान छूट जाएगी। आपका, आप ये कहें दूसरे लफ्जों में कि आपके सर को ताकत मिल जाएगी। वाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपा, आपने इतने जबरदस्त नुस्खे बताए। अभी मौसमी तब्दीलियों की वजह से तो हर घर में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसको नज़ले का मसला होगा या सर में दर्द होगी, तो ये आपके मसलों का जी हल आ गया है, और आजमाएं और अपनी जिंदगी को सुकून में लेकर आए। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मिट्टी हमेशा से गैर मामूली सलाहियतों को जन्म देती आई है, कभी खेल के मैदान में, कभी साइंस में, और आज जदीद टेक्नोलॉजी के सबसे मुश्किल मैदान में आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने कम उम्री में वो कारनामा सर अंजाम दिया जो दुनिया भर में सिर्फ चंद सीनियर इंजीनियर्स ही कर पाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है मोहम्मद अवाबुर रहमान की। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन कामयाबी ऐसी जिसने आलमी टेक्नोलॉजी कम्युनिटी को भी हैरान कर दिया। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि अब आपने ये गैर मामूली मकाम कैसे हासिल किया, और ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कम उम्र गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट मोहम्मद अवाबुर रहमान। अवाब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा कि ये जो गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट है, ये असल में होता क्या है, ज़रा आम वर्ड्स में समझाइएगा देखने वालों।
हाँ जी, गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट जो है ये एक टाइटल दिया जाता है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन की तरफ से, जो कि यूएसए की एक है। और ये टाइटल उन लोगों को दिया जाता है जो 15 सर्टिफिकेशंस जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि क्यूबरनेटीज और इस तरह के चंद टूल्स पे बेस्ड होती हैं। अच्छा वाब, आपने सिर्फ 16 साल की उम्र में कैबेस्ट्रोनॉट और फिर 17 साल में गोल्डन कैबेस्ट्रोनॉट बनने का एजाज़ हासिल किया है। ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, क्या पैशन था आपका और कब आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने यही करना है? हाँ जी, तो मेरे फादर का असल में ये है, उनको था कि मैं कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करूं और अपना इंटरेस्ट बनाऊं कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले मैंने अल-नाफ़े इंटरनेशनल कॉलेज से एक डिप्लोमा इन डेवऑप्स किया। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने क्यूबरनेटीज़ जो है वो पढ़ी, और फिर उसमें जब मेरा इंटरेस्ट बन गया तो उसकी ये सर्टिफिकेशंस होती हैं 5 कोर क्यूबरनेटीज़ सर्टिफिकेशंस। तो जो वो कर लेता है उसको फिर वो टाइटल दिया जाता है क्यूब एस्ट्रोनॉट का। फिर उससे आगे एक एडवांस चीज़ है जो है गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट, जिसमें कुछ और मज़ीद टूल्स आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम क्यूबरनेटीज़ के साथ वर्क करना ईजी हो जाता है। तो वो टूल्स भी मैंने सीखे और फिर ये टाइटल भी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया। अच्छा, क्यूब एस्ट्रोनॉट्स और क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर देखा जाए तो दुनिया के मुश्किल तरीन टेक फील्ड्स में इसका शुमार होता है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? मेरे लिए चैलेंज शुरू में तो यही था कि मुझे लगता था कि मेरी एज जो है वो शायद मेरे लिए कोई मसला क्रिएट करे। सही। लेकिन ये है कि मुझे पेरेंट्स की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, सबकी तरफ से जो है वो मोटिवेशन मिलती रही। और जब मैंने चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा करके तो फिर मुझे समझ आई कि एज जो है वो इतना ख़ास बैरियर नहीं है। बैरियर जो है, जो मुश्किलात आती हैं वो यही आती हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। तो वो अगर आपको मिल जाए तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। सही, मेरे ख्याल से तो सही। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, किस इदारे से आपने ट्रेनिंग लेना शुरू की, आपके मेंटोर कौन थे? ऑब्वियसली जब आप सफ़र स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी बड़ी आती हैं, चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। जी, तो सबसे पहले मैंने अल-नाफ़े इंटरनेशनल कॉलेज जो है उनके ज़रिए ऑनलाइन उनका डिप्लोमा लिया डेवऑप्स में, तो जो यूके की बैचलर्स के फर्स्ट ईयर की इक्विवेलेंट होता है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्यूबरनेटीज़ और कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के लिए जो ये एग्ज़ाम्स हैं, इन सब के लिए मैंने कोड क्लाउड जो है वो एक वेबसाइट है लर्निंग की, उस पर काफ़ी कोर्सेज हैं, हैंड्स ऑन जो लैब्स होती हैं, प्रैक्टिकल कोड जहाँ लिखते हैं हम प्रैक्टिस के लिए, वो वहाँ से मैंने किए। और इस तरह मेरी ये जर्नी शुरू हुई 2023 में जब मैंने ये कोर्स इनसे बाय किया। लेकिन जो मेरा सर्टिफिकेशंस का सारा है ये मैंने जर्नी शुरू की थी अपनी जनवरी में, और अप्रैल तक मैंने 5 कर ली थी। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक का मैंने रिमेनिंग जो थी 10 वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। ज़बरदस्त। अच्छा वाब, हमें ज़रा ये बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, और किन शोबों में आप खुद को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप देख रहे हैं अपने आप को ग्रो करता? जी, मैं इसी से रिलेटेड जो है आगे पढ़ रहा हूँ। AI ऑप्स जो है, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका भी मैंने एक डिप्लोमा किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसके अलावा मेरा MSc में मास्टर्स में जो है वो एडमिशन हुआ यूके में साइबर सिक्योरिटी में। तो नियर फ्यूचर में उसको जो है वो करूँगा, परस्यू करूँगा। और उसके बाद फिर जो है AI जो है इसमें अपना कोई करियर बनाऊँगा और इसमें जो है वो मज़ीद स्टडी करके कोई न्यू डेवलपमेंट्स वगैरह लाऊंगा। बेहतरीन, सही। अच्छा अवाब, ये जो आपको एजाज़ दिया गया है CNCF की तरफ से, ये कितना अहम है और इंटरनेशनली इसको कैसे देखा जाता है? इंटरनेशनली इसको इस तरह देखा जाता है क्योंकि ये एजाज़ जो है ये सिर्फ 100 लोगों के पास है। अच्छा। हमारी टोटल जो हैं इसके क्यूब एस्ट्रोनॉट्स हैं, गोल्डन क्यूब एस्ट्रोनॉट्स, वो सिर्फ 100 हैं। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है टेक फील्ड में, क्योंकि ये एक हर कोई तो ये कर नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ 100 बंदे जिन्होंने किया है। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसके फील्ड में। और फिर इसके वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं जॉब्स वगैरह की भी, और वैसे भी एक शोकेस करती हैं कि एक बंदे के पास ये स्किल है, ये मास्टर है इसका क्यूबरनेटीज़ का, या जो भी अदर स्किल्स हैं इसके साथ। अच्छा वाब, हमें ये बताइएगा कि वो नौजवान, उनके लिए भी आप पैगाम दे दें जो टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी में, IT में। बताइएगा कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्पेस भी हैं?
हाँ जी, तो एआई की बहुत हाइप है, लेकिन मैं कहूँगा कि अब जो है, जो फ्यूचर में जो ज़्यादा जिन चीज़ का स्कोप है, जिनका पोटेंशियल है, सही। वो रोबोटिक्स है। ओके। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग का बहुत होगा। और ये चंद फील्ड्स हैं, तो इसमें एडवाइस मैं यही दूंगा जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, कि किसी चीज़ को भी आप ये ना समझे, रुकावट ना समझे अपने रास्ते में, बल्कि कंसिस्टेंट रहें और मोटिवेटेड रहें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और स्टार्ट जो है बेशक ऑनलाइन ले लें, अब तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब पे भी काफ़ी कोर्सेज हैं, तो इंटरनेट का दौर तो अब आ चुका है, जी। काफ़ी इजी हो चुका है सब कुछ। तो पहले जो है प्रोग्रामिंग जो होती है, पाइथन लैंग्वेज सीख लें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे ज़्यादा तवज्जो करें, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़रूरी है इस सही। सारी फील्ड्स की बेसिक है ये। जबरदस्त जबरदस्त, सही। तो आपकी तरफ भी आ गई कि क्या क्या नौजवानों को आगे करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबू रहमान, आपने वक्त दिया। और टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो अपने रास्ते में किसी भी चीज़ को और कहीं रुकावट के जाने तौर की पर ना जरूरत नहीं है, देखें। घर बैठे Yes, जनाब ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं और आप वहां से सीख भी सकते हैं। अब आपने भी बताया कि उसने भी ऑनलाइन ही कोर्स किया था पहले, तो जनाब ये सारे रास्ते मेहनत होनी खुले चाहिए, हुए हैं, लगन बस होनी चाहिए। विल पावर होनी चाहिए करने की। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ बात कर लेते हैं शोबिस के हवाले से। 2025 पाकिस्तानी शोबिस के लिए कहीं कामयाबियों का साल रहा, तो कहीं सवालात, खदशात और तशवीश का। टीवी ड्रामों ने एक बार फिर रेटिंग, सोशल मीडिया और नाजरीन के दिलों पर राज किया। यादगार कहानियाँ, मजबूत किरदार और कुछ ऐसी जोड़ियाँ सामने आई जो पूरा साल ट्रेंड में रहीं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक मुश्किल दौर से गुजरती नजर आई। कम फिल्में, खाली हुई सिनेमा हॉल्स और मुस्तकबिल से जुड़े कई अहम सवालात। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम 2025 के टॉप ट्रेंडिंग ड्रामे, जोड़ियां, आर्टिस्ट और OSTs पर बात करेंगे और साथ ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल का से जायजा भी लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके नज़दीक 2025 के टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामास कौन से रहे, क्यों रहे, वजह भी साथ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे सलाम। पहले तो आपको एडवांस में नए साल की मुबारक। Thank you। अल्लाह आपको ताला भी, करे आपको कि भी, ये thank नया you। साल हम सब के लिए, बिल्कुल हम सब के लिए आमीन, खुशियां लेकर आए। आमीन, आमीन। तो ये पिछला साल 2025 का जो था, ये शोबिस के लिए जो है बड़ा एक मिक्स बैग रहा, जहाँ हमें ड्रामा के हवाले से काफ़ी कामयाबियाँ मिली पाकिस्तान को, और बड़ा मशहूर हुआ पाकिस्तान का ड्रामा। वहाँ पर फिल्मों के अगर बात करें तो फिल्मों के हवाले से हमें इतनी जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री मजबूत नज़र नहीं आती। लेकिन पहले ड्रामों की बात कर लेते हैं, और मेरे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है जी। तो अगर हम ड्रामे में बात करें तो अगर TRP के हवाले से देखा जाए या अवामी मकबूलियत के हवाले से देखा जाए, और जो मैजिक शेर ड्रामा जो है वो सबसे टॉप के ऊपर हमें नज़र आता है। उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत मकबूल रहा। इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं रिसेंटली एक स्टडी पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो कंटेंट प्रोड्यूस होता है और यूट्यूब पे डाला जाता है, वो 60% पाकिस्तान से बाहर उसकी व्यूअरशिप है। Yes। यानी अगर उसके 1000 व्यूज़ हैं तो उसमें से 600 व्यूज़ जो हैं वो बाहर पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, सिर्फ 400 व्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर के हैं। सही। तो शेर की मकबूलियत की एक बड़ी वजह ये थी कि वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा देखा गया, और ये जो उसका एक मैजिक था, कहानी का सस्पेंस था, एक ट्रेडिशनल स्टोरी थी, वो लोगों में बहुत मकबूल हुई। दूसरे नंबर पे मीम से मोहब्बत, रोम कॉम टाइप एक रोशी और तलहा की मोहब्बत की कहानी, जो कि अगेन स्टार कास्ट उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रही। जिस तरह हमने शेर के हवाले से भी देखा, मीम से मोहब्बत में भी जो लीड पेयर था उसकी जो केमिस्ट्री थी, उसने लोगों को अपने साथ जोड़े रखा। और तीसरा ड्रामा जो मैं कहूँगा जो कि बहुत मकबूल हुआ, जिसने एक नया ट्रेंड सेट किया, वो था परवरिश। परवरिश अगेन यंग जेनजी की कहानी, और जेनजी आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त यूथ जो है वो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है, तो जाहिर है कि उनको अपने इश्यूज उसके अंदर रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आए। तो वो ड्रामा भी बड़ा लोगों ने शौक से देखा और पसंद किया। अच्छा हारून, हमने ड्रामों की तो बात कर ली, जोड़ियां कौन सी टॉप ट्रेंड पर रहीं? जो ड्रामा जोड़ियां हैं, अभी मजीद भी ड्रामे हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं वो कपल्स जो बड़े फेमस हुए हैं वो भी हम डिस्कस करें। देखिए जी, दानिश तैमूर और सारा खान का कपल जो था वो शेर में, वो लोगों में बहुत मकबूल हुआ। बड़ा केमिस्ट्री उनकी स्क्रीन पे नज़र आती है, पहले भी वही ड्रामे दे चुके हैं, और 2025 में लोगों को दोबारा वो जोड़ी साथ देखने को मिली, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। दानिश की इंटेंसिटी होती है, सारा की एक वल्नरेबिलिटी होती है जो कि वो निकाल कर लाती है अपने किरदार के लिए,
जहाँ पर वो थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी ड्रीमी जब एक्सप्रेशंस देती हैं, और दानिश जो हैं वो एक अगेन उनके एक टिपिकल कैरेक्टर होता है उसके अंदर, जब वो आते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है। दोनों माशाल्लाह स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हैं, कपड़े, वार्डरोब, हर चीज़ डिटेल में, शेर में बहुत अच्छी दिखाई गई, तो वो जोड़ी बहुत मकबूल रही। फिर दूसरी अभी रिसेंटली, अभी बल्कि ड्रामा चल ही रहा है, लेकिन एक कैरेक्टर उसमें से एग्जिट कर गया। सबा कमर और उस्मान मुख्तार ने लोगों को बड़ा हैरान किया और अपने साथ जोड़ा। पामाल में बिल्कुल पामाल में जो रजा और मलिका की जोड़ी है वो बहुत लोगों ने पसंद की। तो ये दूसरा ड्रामा जो मैं बात करना चाहूँगा। और तीसरा ड्रामा जो अगेन इंटरनेशनली मेरे ख्याल में देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है, जो केमिस्ट्री बिलाल अब्बास की और हानिया की नजर आ रही है। हानिया एक ग्लोबल स्टार है, बिलाल की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा इस वक्त ऑन एयर है। मेरे ख्याल में 2025 का ये अच्छा पहलू यही रहेगा कि ये जो ड्रामे हैं ये अगले साल तक हमें टेलीविज़न की स्क्रीन के साथ जोड़े रखेंगे। अच्छा हारून, ये भी बताइएगा कि 2025 में इमर्जिंग ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर मेल और फीमेल में किन नामों ने बड़ी मजबूत और बड़ी धमाकेदार एंट्री दी? देखिए जी, अब जो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं हमारे वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें। सबा की हमने बात की, उस्मान मुख्तार की बात की, नुमान एजाज हमें नज़र आए हैं बड़े मजबूत किरदारों में इस साल में। लेकिन जो नए आने वाले हैं, जो इमर्जिंग आर्टिस्ट जिनको हम कहते हैं, उसमें अगर हम देखें तो हमें समर जाफरी जो है परवरिश में बहुत अच्छे लगे। वो अगेन दिस न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट, तो समर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और रुमैसा खान जिनकी शादी उसमें जो है रुमैसा नादो के किरदार में बहुत अच्छी लगी। फिर हमजा सुहेल ने भी जर्द पत्तों का बंद जो है वो इस साल में आकर ख़त्म हुआ था, तो हमजा बहुत अच्छे लगे। हमने देखा कि तला चाहूर जो है वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो एक अच्छा इजाफा है फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में। तो ये लोग वो हैं जो कि नई ब्रीड ऑफ आर्टिस्ट हैं जो कि अब स्क्रीन पे हमें अगले साल ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, क्रिटिक्स चॉइस भी बता दें, कौन सा ड्रामा जो है वो क्रिटिक्स की चॉइस रहा है? देखिए, मैं तो फैन हुआ हूँ केस नंबर 9 का। 2025 में शुरू होने वाला ड्रामा जो अब 2026 तक चलेगा। मुझे लगता है केस नंबर 9 जैसे ड्रामे और बनने चाहिए, जिसमें एक मैसेज भी हो, जिसमें एक एजुकेशन भी ऑडियंस को मिले, और एक बड़ा अहम माशरती पहलू जो है वो इसके अंदर उठाया गया है। तो केस नंबर 9 के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि जो कामरान और सहर की कहानी है, और जिस तरह अब वो एक कोर्ट रूम ड्रामे का एक जॉनरा पाकिस्तान टेलीविज़न में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, वो अब एक चैनल पे नज़र आ रहा है और पूरा ड्रामा जो है वो उस कोर्ट केस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। तो ये केस नंबर 9 मैं डेफिनेटली मेरी चॉइस यही होगी 2025 के ड्रामों को लेकर। अच्छा, इसके हवाले से बता दें हारून, ड्रामास का तो आपने बता दिया, सिंगर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो कौन सा आपका फेवरेट रहा 2025 में, और गाना कौन सा आपका फेवरेट रहा? अगेन ड्रामों के बाद जो एक और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का रहा है वो इसका म्यूज़िक है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ अनमैच्ड एटलीस्ट इन द रीजन। पाकिस्तान जैसा म्यूज़िक और पाकिस्तानी सिंगर्स जैसे सिंगर्स मेरा नहीं ख्याल कि इस रीजन में किसी और के पास हैं। उस तरह की रेंज हमें नज़र नहीं आती। यूथफुल एनर्जी जो है वो हमें हसन रहीम में भी नज़र आई। उनके गाने बहुत मशहूर रहे, पूरा साल ही नए नए गाने ट्रैक्स वो फेंकते रहे और लोग जो हैं वो मुसलसल सुनते रहे प्लेलिस्ट के ऊपर। स्पॉटिफाई भी हमें यही बताता है। फिर आसिम अजहर की नई एल्बम आई, पहली एल्बम उनकी बड़े सालों के बाद आसिम अजहर की एक एल्बम हमें सुनने को मिली आसिम अली के नाम से। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग एल्बम है, गाने बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेरा फेवरेट जो है वो समर जाफरी ने जो OST गाया है परवरिश के लिए, उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है और लोगों को इनिशियली जोड़ने में वही काम आता है। तो मेरे ख्याल में ये जो OSTs हैं ये तो सभी जितने मैंने अभी ड्रामों का जिक्र किया और जिनको हम पसंद करते रहे हैं पूरा साल, उन सब ड्रामों के OSTs बहुत अच्छे हैं। और OSTs में अगेन वो एक ऐसा गाना बनता है जो कि ड्रामे के बाद भी लोगों को उसकी याद दिलाता रहता है और लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। मेरी जिंदगी है तू का OST भी बहुत है। आजकल तो हर रील इसी पे बन रही है, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हारून, फिल्मों का थोड़ा सा तस्करा कर लिया जाए ड्रामा के बाद, OSTs के बाद 2025 में अगर हम देखें तो कौन सी पाकिस्तानी फिल्म जो है वो नाजरीन की सबसे ज्यादा पसीराई हासिल करने में कामयाब रही है? अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 2025 में जितनी फिल्में आई हैं मेरे ख्याल में उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, बल्कि एक हाथ की उंगली पे गिनी जा सकती हैं। एक उंगली पर
शुरू हुआ लव गुरु से जी। साल आपको पता ही है, हुमायूं सईद की और मायरा खान की फिल्म, लोग इस जोड़ी को देखते हैं, पसंद करते हैं हमेशा। दोनों बहुत बड़े स्टार्स हैं, ग्लोबल स्टार्स हैं। तो वो फिल्म जो है उसने लोगों को खींचा अपनी तरफ, लोग स्क्रीन्स पे देखने के लिए गए ये फिल्म। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो फिर कोई इतनी ज़्यादा फिल्में तो नहीं आई। दीमक एक फिल्म है काबिल ज़िक्र, जो कि एक नया डिफरेंट जॉनरा था, जिसमें हमें समीना पीरजादा साहिबा एक मेन रोल में नजर आई, फैसल कुरैशी, सोनिया। तो वो लोग एक हॉरर फिल्म के जॉनरा में पहली दफ़ा ये हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि एक्सपेरिमेंट हुआ है। फिर उसके बाद साल का इख्तिताम अगेन माहिरा खान बड़ी स्क्रीन पे नजर आई और फवाद के साथ उनका मैजिक नजर आया नीलोफर में। सो वो ये 3 बड़ी काबिल ज़िक्र फिल्में रहीं। इसके अलावा हमने वेलकम टू पंजाब की भी हमने देखा कि उसने भी कुछ ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा। एक मखसूस सेक्टर की ऑडियंस है, पुराना ओल्ड लाहौर का लॉलीवुड जो है उसको देखने पसंद करने वाले जो थे वो वेलकम टू पंजाब देखने गए, जो कि शहजाद रफ़ीक साहब की फिल्म थी। और वो पाकिस्तान में बहुत सारी फिल्में, कामयाब फिल्में बना चुके हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को अपना मुकाम ढूंढने की ज़रूरत है। अगेन वो सिनेमैटिक लैंग्वेज हमने डिफ़ाइन करनी है कि पाकिस्तान की क्या होगी। हम कहीं जो है वो एक कमर्शियल फिल्म जॉनरा की तरफ जाते हैं तो हम लव गुरु देखते हैं, फिर हम रोमांटिक ड्रामा को देखना चाहते हैं तो हम नीलोफर नजर आई और हॉरर। लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है, और मेरे ख्याल में ये 1 या 2 फिल्मों से काम बात बनेगी नहीं। ज़्यादा फिल्में बनेंगी तो फिर लोग स्क्रीन्स की तरफ आएंगे और फिर ही फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वायबल भी होगी। जी ऐसे ही हारून फिर के मेरे ख्याल से हर बारी हम देखते हैं कि यमुना जैदी को अवार्ड मिल जाता है नायाब को लेकर। अदरवाइज कोई फिल्म होगी तो कोई अवार्ड भी लेगी ना, कोई परफॉर्मेंस होगी। तो हम ये देखते हैं फिल्मों की तादाद इतनी कम होती जा रही है और ड्रामास जो है जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जी काफ़ी सारी हैं। एक तो ये कि प्रोडक्शन का बजट जाहिर है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है फिल्म के अंदर, उसको रिकवर करना होता है। और थोड़ी फिल्म स्क्रीन्स के साथ जहाँ पर ये एक बहुत महंगी तफरी बन गई है सिनेमा जाना, वहाँ पर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो पैसे रिकवर किए जाए। टेलीविज़न क्योंकि जाहिर है कि बजट कंपैरेटिवली कम होता है तो उधर ये आसानी रहती है। दूसरी उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पहलू है। अब जो है वो फिल्म नहीं रही। आपको याद है कि पुराने हमारे स्टार्स जो थे वो कहते थे हम टेलीविज़न ड्रामे में कभी काम नहीं करेंगे। अब टेलीविज़न ड्रामे के एक्टर्स फिल्में करते हैं, फिल्मों वाले एक्टर्स जो हैं वो टेलीविज़न ड्रामों में अक्सर नज़र आते हैं। तो वो जो लाइंस हैं वो ब्लर हो गई हैं। OTT के आने के बाद लोग अब यूज्ड टू हैं कि अपनी ही स्क्रीन के ऊपर बैठ के फिल्म देख ली जाए। इवन आप देखिए कि इंटरनेशनली भी बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े स्टार्स, उनकी फिल्में अक्सर OTT के ऊपर रिलीज हो जाती हैं। अभी हमने देखा धुरंधर जैसी बड़ी फिल्म जो है वो अनकरीब OTT पे आने लगी है। तो इससे अंदाजा होता है कि OTT के बगैर या टेलीविजन स्क्रीन के बगैर लोग अब सिनेमा जाकर फिल्म देखने के ट्रेंड से काफी हद तक दूर हो चुके हैं। हारून, बल्कि ये देखने को मिलता है कि सिनेमास के अंदर जो ड्रामे बड़े हिट होते हैं उनकी लास्ट एपिसोड जो है वो वहाँ पे लगा दी जाती है और वहाँ पे जनाब लोग आ रहे होते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज हो रही है हमारी फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है जी। मेरे ख्याल में अब इस वक्त ज़रूरत है एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बनाने की, ऐसी फिल्में बनाने की जिसके अंदर ज़्यादा कंटेंट के ऊपर मेहनत की जाए। स्केल को थोड़ा सा हमने दोबारा रीडिफाइन करना है। बहुत महंगी फिल्म बनाकर हम कहाँ चलाएंगे और कितने लोग उसको देखने आएंगे। तो हमने कहानी के जोर पे लोगों को सिनेमा की तरफ लाना है अगर फिल्म मेकर्स इस बारे में सोचें तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर अप्रोच रहेगी। बिल्कुल हारून, आपने दुरुस्त फरमाया। और जहां हम बॉलीवुड हॉलीवुड में देखें बड़ी आर्ट मूवीज बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरफ आर्ट मूवीज की तरफ आ नहीं रहा, वही रिवायती स्टोरीज की तरफ है। उससे क्यों नहीं निकल पा रहा? आइडियाज की तो कमी नहीं है यकीनन, जिस तरह से हमारे ड्रामाज इतने हिट जा रहे हैं। बिल्कुल आइडियाज की कमी नहीं है जी, टैलेंट की कमी नहीं है, अच्छे राइटर्स भी हैं, अच्छी कहानियां भी हैं। मैंने जिस तरह कहा कि वो हमें खुद डिफाइन करना है कि हमारी सिनेमैटिक लैंग्वेज क्या होगी। आप ईरान की सिनेमा की तरफ देखिए, वो फिल्में छोटे स्केल पे बनती हैं लेकिन कहानी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो लोगों को खींच के सिनेमा तक लेकर आती है। अब अच्छी बात यह है कि हुकूमत, एटलीस्ट पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया फिल्म सिटी बनाने का, फिल्म फंड बनाने का। तो अब उम्मीद है कि अच्छी फिल्में शायद कुछ हुकूमत की सरपरस्ती में भी बन सकें। बिल्कुल जी, ठीक हो गया हारून, बहुत शुक्रिया वक्त का। और आने वाले दिनों में वी होप कि हम फिल्में भी देखें और नए फिल्मों के हवाले से 2026 में देखने को मिले अच्छे ड्रामे देखने को मिले। जी इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू हारून आपके वक्त
का और ड्रामास तो हमारे सुपर हिट गए हैं, ओएसटी बहुत सुपर हिट गए हैं, और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि सोशल मीडिया बड़े पर्दे पे बस थोड़ी सी कमी है। जो भी रील खोलो तो मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आपने भी बनाई है इस पे रील? ऐसी कोई जिंदगी ही नहीं तो क्या रील बनानी थी। लेकिन यस, बहुत सुपर हिट गाने जा रहे हैं हमारे इंडिया से बहुत पजीराई मिल रही है हमारे ड्रामास को। शहनाज गिल हैं जो बहुत शौक से जी ये ड्रामा देख रही हैं और बहुत बड़ी फैन है फिर वो आपको पता है हमारे गाने भी वो चुराए जाते हैं, चुराए तो जाते हैं, चुराई जाती हैं। लेकिन चले ये है कि अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। लेकिन फैन हमें भी खुद हैं भी लोग। काम करने की जरूरत है, बजाय कोई और काम करे हम खुद जनाब आगे बढ़े और अपने लोगों के लिए कोई क्वालिटी इंटरटेनमेंट जो है वो प्रोड्यूस करें। जी। और जो अच्छे लोग हैं उन्हें आना चाहिए। मुझे लगता है कि मसला ये कि एक मोनोपोली है, यस, वही लोग जो हैं वो आगे हैं, वही लिखने आगे वाले आ हैं, वही जाते बनाने वाले हैं और वही एक्टर है जनाब जो चलते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ तब्दीली आनी चाहिए, किसी और को भी कोई जनाब new मौका talent देना को चाहिए, मौका किसी और पे भी भरोसा करना चाहिए और थोड़ा सा आराम करना चाहिए। अभी जनाब हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और एक सवाल है जनाब कि क्या आपका सोशल मीडिया पर एक लाइक करना या ट्वीट या कुछ भी शेयर करना क्या आपके अमेरिका जाने के ख्वाब को चकनाचूर कर सकता है? तो जी हाँ, ट्रंप इंतजामिया की नई इमिग्रेशन पॉलिसी ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जर्मनी और जापान जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरियों को भी अमेरिका में दाखिले के लिए अपने पिछले 5 सालों का डिजिटल रिकॉर्ड देना होगा। ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स और सोशल मीडिया हैंडल्स। अब अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का मसनूई जहानत का निज़ाम आपकी हर हरकत पर नज़र रखेगा। जी बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अब सिर्फ आपकी पोस्ट ही नहीं बल्कि आपके देखने वाले मवाद यानी कि वॉचिंग हिस्ट्री को भी जांचा जाएगा। माहिरीन इसे वन स्ट्राइक पॉलिसी करार दे रहे हैं, जहां एक छोटी सी गलती या नाम नहाद दुश्मनाना रवैया आपको अमेरिका वीज़ा के लिए ब्लैक लिस्ट करवा सकता है। और क्या 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के शायकीन भी इस निगरानी की जद में आएंगे? और अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी दरख्वास्त गुजारों को सोशल मीडिया पर क्या एहतियात करनी चाहिए? इन तमाम बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इनामुल्लाह खान साहब जो इमिग्रेशन। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अमेरिका की इस नई वीज़ा पॉलिसी को हमारे नाजरीन के लिए आसान अल्फाज में कैसे समझा सकते हैं आप, वो उनके लिए आसानी कर दें। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो पॉलिसी है ये ऐसा नहीं है कि किसी की ज़ाती राय या उसके जो ज़ाती हकूक़ हैं उसको पामाल किया जाए। मीन्स के आप को ये नहीं रोका जा रहा कि आप अमेरिका का विजिट वीज़ा अप्लाई ही ना करें। बेसिकली इनका मेन मकसद ये है कि जो लोग अमेरिका वीज़ा अप्लाई करते हैं उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, आया जो दरख्वास्त गुजार है उसकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कहीं ऐसे मवाद या ऐसी मूवीज़ जो टेररिस्ट एक्टिविटी को आगे लेके जाए या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ जो किसी भी जराइम से रेलेवेंट हो। मीन्स के जो बंदा अमेरिका का विजिट वीज़ा लेके आना चाह रहा है वो कहीं अमेरिका की सलामती का मतलब उसको ख़तरा तो नहीं है अमेरिकन सलामती को। तो ये चीज़ें मेनली वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा तो है नहीं, ऑलरेडी इन चीज़ों को वो पहले भी मॉनिटर करते हैं। हाँ, अब ये ज़रा उन्होंने इसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दी है। ये पहले भी वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि जो बंदा जिसने भी एप्लीकेशन अप्लाई की है अमेरिका के लिए वो उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो आया पिछले 5 साल से 10 साल से उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है जो किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। अच्छा इनाम साहब, अगर कोई शख्स किसी ऐसी पोस्ट को लाइक कर दे जो किसी और ने की हो तो और सिस्टम भी खुद उससे मुत्तफिक ना हो तो फिर एआई सिस्टम उसे कैसे डिकोड कर सकता है? जी उज़ैर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, एक आध लाइक तो एक आध गलती से भी हो जाता है जी। उसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका सारा रिकॉर्ड ही खराब हो गया। 1 या 2 लाइक से ऐसा नहीं होता, वो उसको प्रॉपर मॉनिटर करते हैं उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पे।
सही। आया उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या कह रही है, वो कौन सी मूवीज देखता है, वो किन लोगों के साथ कनेक्टेड है, उसके सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है। अच्छा। तो ये वो लोग मॉनिटर करेंगे। और मैं जैसे पहले बताया कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। अमेरिका, मैंने लास्ट अपने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि अमेरिका मोस्टली आपका सोशल मीडिया चेक करता है और उसका 90% वीजा डिसीजन जो है वो सोशल मीडिया की बुनियाद पे होता है। सही। दूसरा ये कि अमेरिका ये भी देखता है कि पाकिस्तान के अंदर आप किन जो आपकी सोशल गैदरिंग है, मीन्स के आप किन रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, आप किन तकरीबात में जाते हैं, आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका सोशल सर्कल क्या है। सही। तो ये सारी चीजें अमेरिका तो ऑलरेडी इनाम साहब, क्या अमेरिकी चेक कर रहा हुकूमत था। पर तनकीद भी अब अमेरिका वीजा की मनसूखी का सबब बन सकती है? किसी हद तक हो सकता है, लेकिन देखें वो अमेरिका आपको पता है कि वो ये कहता है कि जी हम ऐसे बंदे को इंटर होने नहीं देंगे जो अमेरिका के लिए खतरा हो। खतरा है। और पाकिस्तान जिस रीजन में है, ये रीजन ऑलरेडी पहले ही वॉच लिस्ट पे है और हमें पहले ही बड़ा वॉच करके देखभाल के वीजा दिया जाता है। अमेरिका देखें, कनाडा आपको विजिट वीजा के लिए एम्बेसी इंटरव्यू नहीं करता, यूके आपको विजिट वीजा के लिए एम्बेसी इंटरव्यू नहीं करता, लेकिन अमेरिका आपको स्पेशल विजिट के लिए इंटरव्यू कॉल करता है और आपकी फेस रीडिंग से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको वॉच करके वो आपका वीजा देते हैं। ठीक। तो 90% तो ये पहले डिसाइड कर चुके होते हैं कि किसको वीजा देना है, किसको नहीं देना। बाकी जो 10% है वो उसकी एम्बेसी की अपीयरेंस जो है उस पे वो डिपेंड करता है कि उस वक्त वो जो इंटरव्यू देने के लिए गया है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है और वो उस टाइम पे अपना इंटरव्यू प्रॉपर से दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा। सही। अच्छा इनाम साहब, ये भी बताइएगा कि जो अमरीकी सदर हैं उन पर तनकीद, क्योंकि उनकी बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं उस पर बात भी की जाती है, उन पर तनकीद और अमरीका पर तनकीद ये दो अलग चीज़ें हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। और साथ ही इमिग्रेशन के हवाले से तो लोग इसे वन स्ट्राइक पॉलिसी करार दे रहे हैं, तो कम्युनिटी जो इमिग्रेशन की है वो इसे किस तरह से देखती है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप पे तो तनकीद होती ही रहती है जी, ठीक है, वो तो जब से आया है उस पर तनकीद हो रही है और आपने देखा कि वो इस तरह की तनकीद को बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होता और वो उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट करनी है वो करता है। अच्छा, इसमें जो इस तरह की पॉलिसीज हैं, जैसे ये उन्होंने पॉलिसी लगाई है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप से के बजाय इनके जो पीछे थिंक टैंक बैठे हुए हैं वो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक। और वो जाहिर है वो उसकी प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर तो ये अप्रूव नहीं हो सकती। ठीक है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि अमेरिका पे कितनी तनकीद होगी, ऑब्वियसली सोशल मीडिया और जो हमारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो इस पे अपनी आवाज तो उठाती हैं। सही। लेकिन अमेरिका ये कह के इससे बरीजुमा हो जाता है कि हम अपनी सही। सलामती अब पे प्रॉपर चेक कोई एंड बैलेंस कंप्रोमाइज रखा जाएगा, सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल्स हैं उनको देखा जाएगा, वीज़ा पॉलिसीज उस तरह से जी ऑपरेट होंगी। बहुत शुक्रिया इनाम साहब आपके वक्त का। और उज़ैर, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बड़े रिलेशंस ख़राब हुए हैं सोशल मीडिया की वजह से कि आपकी प्रोफाइल में जाके हिस्ट्री चेक करें तो ताल्लुक टूट जाता है, इधर वीज़ा भी नहीं मिल रहा। सही, अब हिस्ट्री भी डिलीट नहीं करनी। इनाम साहब वो यही कह रहे हैं कि पहले जो था कि करते तो वो सब भी थे, सब चीजें आपकी मॉनिटर होती थी, लेकिन अब जरा उन्होंने बताना शुरू कर दिया, हाईलाइट अब कर हिस्ट्री दिया, चेक होगी। तो जनाब जरा एहतियात ही बरतें अगर आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2025 शोबीज़ और मशहूर शख्सियात के लिए सिर्फ फ़नी कामयाबियों का साल नहीं था, बल्कि ज़ाती ज़िंदगियों में भी गैर मुतवक्की और संजीदा तब्दीलियों का साल रहा। पाकिस्तान के कई मारूफ जोड़े इस साल अपने ताल्लुकात ख़त्म करने के फ़ैसले के बायस खबरों की ज़ीनत बने रहे, जिसने न सिर्फ मद्दाहों को हैरान किया बल्कि समाजी बहसों
सो मुबाहिसे का सिलसिला भी शुरू हो गया। कुछ रिश्ते मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हुए, जबकि कुछ अभी अदालती या लहदगी के मराहिल से गुजर रहे हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ शोबिस बल्कि खेल के मैदान में भी देखी गई। खासतौर पर साबिक कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक की अलहदगी ने काफ़ी तवज्जो हासिल की। सानिया के मुताबिक अज़दवाजी ज़िंदगी में मुश्किलात रहीं, लेकिन वो बतौर बीवी और माँ हर मुमकिन ये कोशिश करती रहीं। मसला उस वक्त पैदा हुआ जब एक तीसरी शख्सियत ने रिश्ते में खलल डाला। आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम बहस करेंगे कि शादियों के तेज़ी से ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं और समाजी रुझानात क्या हैं, और नौजवान जोड़ों के लिए अमली रहनुमाई क्या हो सकती है। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस अली। मिसेस अली, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि 2025 में मशहूर शख्सियात के मुताद्दिद तलाक़ें और ताल्लुकात के खात्मे हमारे माशरे और नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है, क्या सबक है, क्या इंडिकेशंस हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है हमारे उन तमाम जोड़ों के लिए जो कि रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा संगीन हो चुका है जिस तरीके से हमारे पास डेली केसेस आते हैं, और इसकी शरह दिन ब दिन अगर आप देखें तो तलाकों की बढ़ती जा रही है। और इसमें जो है वो इस तादाद में जो है वो जोड़े शामिल हैं जिनकी शादी का जो टेन्योर है वो 5 से 10 साल के जो है वो दौरानिया पे है, और हम ये देखते हैं कि इतने सालों की जो शादियां हैं वो भी नाकाम हो रही हैं। तो इस तरीके से जो नए कपल्स जुड़ने जा रहे हैं जिनकी शादी की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 से 6 माह के दरमियान होती है, तो वो भी हमारे लिए एक हैरत अंगेज जो है वो समझें कि केस स्टडी रहती है कि जब ना तो 10 साल वाला रिश्ता आजकल के माशरे में काम कर पा रहा है और ना ही 6 महीने का रिश्ता। तो हम जो है वो एक समझे कि कश्मकश में है कि 6 महीने में भी आपका रिलेशनशिप वहीं स्टैंड करता है और 10 साल में भी आपका रिलेशनशिप वहीं स्टैंड करता है, जहां पर आखिरकार जो जोड़ा है वो टूटना ही है और वो टूट ही जाता है। जी अच्छा मिसेस अली, ये कॉन्सेप्ट क्यों बन चुका है कि शादी हो चुकी है और टूटनी ही है? ये माइंडसेट कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि इस वजह से भी तलाक जो है, तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि इट्स ओके फाइन, नहीं चली तो हम डिवोर्स ले लेंगे। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना आजकल सोशल मीडिया पे, आप देखें ना विमेंस राइट्स के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, या लड़कों की चॉइसेस के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर बात बहुत होती है कि किसी को भी ये नहीं है कि अगर हम अपना शौहर छोड़ रहे हैं या अगर उसको हम बीवी छोड़ें तो वो किसी के ऊपर आजकल के दौर में डिपेंड नहीं है, क्योंकि औरत भी कमा रही है और मर्द भी कमा रहा है। तो वो जो खुद मुख्तारी है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के अंदर एक तोड़ने के ऊपर एक बहुत बड़ा किरदार अदा करी है, जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि अगर हम किसी पे इन्हिसार नहीं है तो 2 वक्त की रोटी हम भी खा सकते हैं और अच्छी जिंदगी हम अकेले भी गुजार सकते हैं बनिस्बत इस तरीके के रिलेशनशिप में रहना जहाँ पे वो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी मुश्किलात का सामना करें, बनिस्बत उस चीज के कि उसको बैठ के हल किया जाए। ये जितने भी तनाजात हैं उनको खत्म किया जाए, कम्युनिकेशन गैप को कम करके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इन सारी चीजों से हटके लोग जो है वो रिलेशनशिप में अलहदगी इख्तियार करते हैं और इस चीज को आसान समझते हैं। अच्छा मिसेस अली, लोग ये भी कहते हैं कि जब रिश्ता अक्सर ख़त्म हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, माइंड मैच नहीं किया, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर तो वो कहीं ना कहीं ये एतराफ़ कर रहे होते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। देखिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी तब होती है ना जब आप कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग तो देखिए कहीं भी डेवलप नहीं हो सकती। और हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि बात नहीं करते, और हमारी चर्चा ही इस चीज पे रहती है कि गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए, ताकि कहीं ना कहीं आके किसी मसले का हल निकले। लेकिन हमारे ज्यादातर जोड़े जो है वो बात करना पसंद नहीं करते। औरत ज्यादातर बच्चों में लगी रहती है और जो मर्द हजरात है हमारे वो या तो अपनी गैदरिंग में लगे होते हैं, वरना फिर आपका सोशल मीडिया है, वहां पर ज्यादा एंगेजमेंट होती है उन लोगों की। तो जिसपे जो कपल्स होते हैं उनमें आपस में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप आता है और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो आखिरकार एक तलाक पर आकर जो है वो खत्म हो जाती है। सही। अच्छा मिसेस अली, कौन सी शादियां ज्यादा कामयाब रही हैं या कौन सी नाकाम ज्यादा रही हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? क्योंकि अगर लव वाले फेज में अगर हम डिस्कस करें तो तब तो बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कंपैटिबिलिटी भी होती है, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ लव मैरिज में शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होती। आगे जाकर क्या वो रियलाइज होता है कि बस मैंने बहुत एक्सप्लोर कर लिया इस इंसान को, अब ये ही इज बोरिंग या शी इज बोरिंग, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है?
ऐसे ही और अरेंज मैरिज में भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप अरेंज मैरिज को देखें तो हमें ये रीजन सुनने को मिलता है कि शादी से पहले हमारी बातचीत नहीं हुई थी, तो हमारा माइंड किस तरीके का था हमें ये पता नहीं चला, और ये हमें पता चला शादी के बाद, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का वो सेम लेवल नहीं था, स्टेज नहीं था, जब भी हमें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और तलाक हो गई। और अगर आप लव मैरिज की बात करो तो लव मैरिज में ये कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छा जो है वो हमें दिखाया गया, बहुत अच्छा हमें पोर्ट्रे कराया गया, एक अपनी इमेज जो है वो हमारे सामने रखी गई और हमने उसी के अंदर आके जो है वो शादी करी। लेकिन शादी के बाद जो है वो हमारे सामने कुछ और कहानी खुल के आई। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ बीइंग अ मैरिज कंसल्टेंट कि ये ना तो लव मैरिज का खेल है और ना ही अरेंज मैरिज का खेल है। ये वो दो सब कपल्स जो है वो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर हम एक किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो उनको ये चीज की एक तरबियत हो कि हमने निभाना है। तो वो देखिए, अरेंज मैरिज होगी तब भी लोग निभाएंगे और अगर लव मैरिज होगी तब भी लोग निभाने वाले होने चाहिए, वरना देखिए अच्छा मिसेस अली, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो एग्जांपल सेट हो रही हैं मैरिज के हवाले से, अब एक और ट्रेंड भी आ रहा है, ना लव मैरिज ना अरेंज मैरिज, बस नो मैरिज। देखिए, वो यही है ना कि जब इतना खौफ फैल चुका है हमारी सोसाइटी में लिटरली कि हमारी जो ज्यादातर लड़कियां हैं, जो लड़के हैं अभी की यंग जनरेशन, वो नो मैरिज ही कह रही है, क्योंकि वो ये चीज देख रहे हैं कि यार आखिरकार ना तो जहनी सुकून है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, क्योंकि आपको पता है लड़की भी कुछ ना कुछ ले जाती है, वहां पे बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, वहां पे आप मेंटल चीजों से भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो वो ये सारी चीजें जो हमारी सोसाइटी में हो रही है, जो हमारी तलाकों की शरह बढ़ती जा रही है, उससे हमारी बिल्कुल जो आजकल की नस्ल है वो डर रही है और इसमें नो मैरिज का कॉन्सेप्ट है। और मैं इस बात से खुद एक्सपीरियंस करती हूँ क्योंकि मेरे पास काफी तादाद में एक यंग जो है वो समझे एम्प्लॉयमेंट है, तो जब भी हमारी कोई बात निकलती है तो दे ऑलवेज सेज फॉर नो मैरिज। नो मैरिज, एग्जैक्टली। अच्छा मिसेस अली, ये भी देखते हैं कि बिल्कुल ये डर तो है, लेकिन इस डर को खत्म करने के लिए हम थोड़ा सा एनालाइज करें अगर सिचुएशन को, तो आजकल के जो जोड़े हैं ये किस हद तक किसी भी रिलेशन में एफर्ट्स पुट करते हैं, तवज्जो देते हैं एक दूसरे को, जिससे शादियां महफूज रह सके? हमारे ना अपने घर से स्टार्ट होंगी और हमें देखें तरबियत देने वाले हमारे पेरेंट्स होते हैं। अगर वो पेरेंट्स हमें इंडिपेंडेंसी के साथ साथ रिश्ते को निभाने की तरबियत देंगे तो वो लड़की की साइड हो या लड़के की साइड हो, देखें हम तो कोई जो है वो समझें कि उसके ऊपर बहस नहीं करते कि लड़का निभाए या लड़की निभाए। देखें दोनों में जो है वो एक जैसी समझें कि आहंगी होनी चाहिए कि वो दोनों ही रिश्ते निभाने की जो है वो समझे सलाहियत रखते हो। तो इसमें ये नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स को इस चीज की काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, इसको काइंडली अपने रिलेशनशिप से जो है वो कंपेयर ना करें कि आप किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं तो सिर्फ इसलिए है कि वो बंदा आपको 2 वक्त की रोटी खिला रहे, नहीं। एक अल्लाह पाक ने जो इस्लाम में शौहर का एक दर्जा रखा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और जो औरत का दर्जा है बीवी के रूप में वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें इस रिश्ते को, जो खूबसूरत एक रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है निकाह की सूरत में, इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आगे हमारे बच्चे भी सफर करते हैं। ये चीज हमारे घर से स्टार्ट होगी। पेरेंट्स की गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को कि वो निभाने की जो है वो समझे तरबियत दें, बनिस्बत इसके कि तुम आ जाना तो तुम किसी के ऊपर मोहताज नहीं हो और जो वो तुम बोझ नहीं हो माँ बाप के ऊपर। तो देखें, और पेरेंट्स की साइड से भी ऐसा मैंने सुना है कि भाई एक लड़की छोड़ तो 2 पकड़, तुम्हारे पास रिश्तों की कमी नहीं है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमारी तरबियत का हिस्सा है और इस चीज के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। सही, हमने डाइवोर्स को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है, मोटिवेट भी कर देते हैं, सो के छोड़ भी आओगी तो कोई मसला नहीं है, तुम्हारे माँ बाप यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो लास्टली बताइएगा, अलहदगी या तलाक के मराहिल से गुजरने वाले जोड़ों के लिए आपका सबसे अहम मशवरा क्या है? ज़हनी और जज्बाती तौर पर मजबूत रहने का कोई तरीका बता दें। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, हमारा पोर्टल shaadi.org.pk कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारे पास लॉ फॉर्म भी है और हमारे पास जब लॉ फॉर्म में तलाक के केसेस आते हैं तो आप यकीन करें कि हम उनको सामने बिठा के उनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो निकाह का खूबसूरत रिश्ता है जिसमें बच्चे भी सफर करें, कैंडिडेट भी सफर करें, तो ये टूटे नहीं। तो अगर इस तरीके की कोई कंसल्टेंसी या गाइडलाइन की जरूरत है तो राब्ता कीजिए हमसे भी। बहुत सारे बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए, बात करनी चाहिए और इस तरह के लोगों से बात करनी चाहिए। मिसेस अली, ये भी बता दीजिएगा कि किन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए अपने मसाइल के हवाले से, अपने रिलेशन के हवाले से? मतलब खवातीन है तो वो अपनी मदर को रिपोर्ट कर रही होती हैं या खालाओं को रिपोर्ट कर रही होती हैं, या लड़का है तो वो अपने घर वालों के आगे ये मसाइल रख रहा होता है,
बजाय दोनों आपस को, में दोनों मामला को सेटल करने दोनों के। को दोनों को चाहिए कि जो बात इंसान लड़का लड़की खुद बैठ के करेंगे, ना तो वो पेरेंट्स कर सकते हैं, ना ही वो आपके भाई बहन कर सकते हैं, और ना ही वो आपके रिश्तेदार कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ता आप दोनों ने निभाना है। ये लोगों का किरदार कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप लोग खुद से रिश्ता निभाएंगे। तो आप दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए बनिस्बत इसके कि आप दोस्त को बताएं या माँ को बताएं या खानदान वालों को बताएं। आप दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के बात करें, भाई मुझे ये चीजें अच्छी लग रही हैं, ये चीजें बुरी लग रही हैं। तो दोनों मियाँ बीवी अपनी जो है वो चीजों का एक दूसरे की ख्याल रखें, क्योंकि ये रिश्ता जो है वो जाहिर सी बात है आपने दोनों नहीं चलाना चलानी है। तो है। इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके किसी को गिल्टी फील करा के इससे ना तो शोहर का कोई फायदा ना ही ना बीवी ही का, बीवी बल्कि का और होगा। इससे थोड़ा सा करेक्टर की जो आपकी चीजें बहुत होती हैं, जबरदस्त, ये सही बहुत शुक्रिया मिसेस अली। और यकीनन जितने भी सुनने वाले हैं वो इस चीज़ पर अमल करेंगे, और जो भी इस मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं वो कोशिश करें कि मामलात को सॉर्ट आउट कर लें, बैठें, डिस्कस करें। और जब हर मसले का हल ही बैठ कर निकल सकता है, गुफ्तगू करके निकल सकता है, तो फिर अपने इस खूबसूरत रिश्ते को बचाएं। और साथ ही जो लोग देख के मतलब ये जो शोबिस की हम डाइवोर्स के केसेस देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देख के थोड़ा सा फिक्रमंद होते हैं, खौफजदा होते हैं। आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम आपको जो है ये इस रिश्ते की तरफ तरगीब देता है, और एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है जिसमें आप जुड़ते हैं। तो आपको ये चाहिए कि जनाब आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर करें कि आपने किस तरह से तोड़ने की नीयत से मत शुरू करें, निभाने की नीयत निभाने की नीयत रखें। इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।